हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्यांशु पाल आप सभी का अपने परिवार सुमित चौधरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर गति से कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने का चल रहा है। 2016 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, 17 का पेपर सॉल्व कर लिया है, 18 का भी पेपर सॉल्व कर लिया है। तो प्रीवियस पुराने 3 साल के पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस पेपर से ये अंदाजा लग गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितना हमें वहाँ पे कुछ लिखना होता है। ठीक है। तो और ये भी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट में भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉन्ग में भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस का क्या रेशियो रहने वाला है, तो जिस तरीके से हम आगे पेपर सॉल्व करते रहेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो देर ना करते हुए, जो जिन लोगों ने अभी तक हमारे सुमित चौधरी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो प्ले गूगल प्ले स्टोर में जाकर के सुमित चौधरी ऐप को इंस्टॉल कर लें और लॉगिन कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस, जो भी आने वाली अपडेट है हमारे चैनल की तरफ से, आपको सबसे पहले मिलेंगी और ऑथेंटिक मिलेंगी। ठीक है। ठीक है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं: इंस्टाग्राम रियल सुमित चौधरी, फेसबुक सुमित चौधरी, टेलीग्राम का जो चैनल हमारा सुमित चौधरी कंप्यूटर के नाम से, आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। वहाँ भी जितनी जो क्लासेस की पीडीएफ रहती हैं आपको सारी वहाँ पे निःशुल्क मिलेंगी। ठीक है। तो आज हमारा क्या रहने वाला है, आज हमारा 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। कौन 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हम लोग। आगे चलते हैं। कह रहा खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं ना। खुदाई के द्वारा जो भी ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं उनका जो पता लगाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, या फिर पुरातत्वविद कहते हैं, या भूवैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें पहली बात तो आपका आंसर यहाँ पे लिखा मेंशन भी हुआ है। अच्छा, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? पुरातत्वविद, है ना। तो खुदाई के माध्यम से जो भी ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो हमने बहुत बार ये बताया कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। वेदों की संख्या हमारी 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन और चौथे साल का कर रहे हैं, 19 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया। देखो कौन सा? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका जन्म कहाँ हुआ था? नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी घाटी के किनारे, या फिर हुआ था यांग त्सिकियांग नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम सॉल्व करा चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका सी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? दजला फरात नदी घाटी के किनारे। ठीक है, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। आगे क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिले हैं? चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। जो श्रृंगार का सामान कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो कहने ये क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा स्थान कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो है कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, आगे कह रहे मुद्रण कला के आविष्कारक। मुद्रण कला, है ना, बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनको मुद्रण कला समझ नहीं आ रहा होगा। प्रिंटिंग प्रेस, क्या? प्रिंटिंग प्रेस, छापने की कला, है ना। मुद्रण, प्रिंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रण कहते हैं। तो मुद्रण कला के आविष्कारक थे। आविष्कारक कौन थे? यूनानी। मतलब मुद्रण कला का आविष्कार यूनान में हुआ, रोमन में हुआ, ईरानी में हुआ, चीनी में हुआ। तो सर्वप्रथम जो मुद्रण कला का आविष्कारक हुआ या मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो चीन में हुआ। तो चीन में हुआ तो सीधी सी बात किसने किया? चीनी ने किया, है ना। किसने किया? चीनी ने किया। आगे चलते हैं हम लोग। जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है ये वाला। बहुत सारे लोग आंसर क्या कर देते हैं? महावीर स्वामी, है ना। तो महावीर स्वामी कौन से थे? 23वें तीर्थकर थे। कौन से थे? 23वें तीर्थकर थे। जबकि जैन धर्म के संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ। तो दूसरी बौद्ध संगत हुई थी। देखो हर साल कोई ना कोई बौद्ध संगत के बारे में जरूर पूछा जाएगा, है ना। कोई ना कोई बौद्ध संगत के बारे में
जरूर पूछा जाएगा। पिछली क्लास में पूछा गया था कि अभिधम्म पिटक को किस बौद्ध संगत में शामिल किया गया, इसमें पूछ लिया गया। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कैसे, क्योंकि कल हमारा जो था वो अति लघुत्तरी में एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अति लघुत्तरी में भी आपको 1 नंबर मिलता है और एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी में भी आपको 1 नंबर मिलता था। वहां पर पूरी लाइन में आपको लिखना था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था, है ना। यहाँ पर पूछा है भैया, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। प्रीवियस क्लास में क्या पूछा गया था, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र था। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा रहेगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह रहेगा बुध। कौन रहेगा, बुध। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो कह रहा दिशा, ये भी हमारा सही क्या है, दिशा दूरी और प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, सही क्वेश्चन है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, गलत। मानचित्र में जो नीचे का सिरा होता है वो कौन सा होता है, वो दक्षिण दिशा में होता है ना। मानचित्र बनाते हैं तो नीचे का सिरा क्या होता है, ऊपर हम लोग नॉर्थ रखते हैं, नीचे साउथ रखते हैं ना। तो ये साउथ क्या, यही तो दक्षिण है, तो दक्षिण कहाँ हुआ, नीचे की तरफ हुआ। तो ये वाला हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। राइट मतलब कौन सा इसका कथन सही नहीं है, ये भी आपका सही है। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहराती है। सड़कें, रेल, कस्बा आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो मानचित्र में यही सब तो दर्शाया जाता है, सड़कें, रेल, कस्बा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और अति लघुत्तरी में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, सूर्य को। सूर्य तो नीला हो ही नहीं सकता, है ना, आँख की वजह से लाल लाल दिखता है। चंद्रमा ग्रह है ही नहीं पहली बात तो, है ना, तो ये भी नहीं हुआ हमारा, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, शुक्र भी नहीं हो सकता। ठीक है, पृथ्वी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, है ना। पृथ्वी को कहते क्यों है नीला ग्रह, क्योंकि जब ऊपर से देखेंगे ना, जब स्पेस से इसको देखेंगे तो पृथ्वी का रंग जो नीला दिखता है। नीला दिखता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, अन्य ग्रहों पर जल नहीं पाया जाता है। इस वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। आर्यभट्ट क्या थे, तो आर्यभट्ट से तो सब परिचित होंगे, क्या थे, खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे, पुरातत्वविद थे। आर्यभट्ट कौन थे, है ना, कई सारे सैटेलाइट का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है ना। आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट कौन थे, एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। मेरा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र है, इसके जनक कौन है, बहुत ही फेमस नाम है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, फिर नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो पंचायत से चुनाव से संबंधित एक प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है, चाहे ग्राम प्रधान का कार्यकाल पूछा जाए, ठीक है, चाहे वो इसका नगर निगम का, चाहे नगर पंचायत का कार्यकाल पूछा जाए, तो सबका कार्यकाल कितना होता है, तो सभी का कार्यकाल जो रहने वाला है कितना, नगर निगम के सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष रहता है। कितना रहता है, 5 वर्ष रहता है। ठीक है, 15 नंबर की जो हमारी MCQ क्वेश्चन थे वो इतने थे, आपने देख भी लिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अति लघुत्तरी प्रश्न, ये भी आपके 1 नंबर के प्रश्न आते हैं।
और ये एक लाइन में इनको लिखना रहता है। ठीक है, तो कह रहा महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। इसके महर्षि वेदव्यास ने क्या थी, किस महाकाव्य की रचना की थी, तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। आपको वहां कॉपी में केवल इतना ही लिखना है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी, बस। इससे ज्यादा वहां पे बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है, बना के कुछ भी नहीं लिखना है वहां पे। ठीक है, ये नहीं कि बना के लिख देंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में आप एक नंबर वो भी खो दें, क्योंकि हो सकता है ये वाली जो मेन लाइन आपने लिखी है ये कहीं बीच में लिख देंगे, एग्जामिनर की नजर वहां तक पड़ेगी ही नहीं, क्वेश्चन काट देगा वो। ठीक है, अरे कुशीनगर कहाँ या क्यों प्रसिद्ध है, तो कुशीनगर कहाँ है, कुशीनगर कहाँ है, कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और कुशीनगर फेमस क्यों है, बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, बस इतना ही बहुत है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो किस देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करते थे उनके नाम आपको लिखने हैं। तो किसकी पूजा करते थे, वो पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, अग्नि देवता की पूजा करते थे, सूर्य देवता की पूजा करते थे। आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। अगर ऐसा पूछा जाता है 2 नंबर में अगर पूछा जाता है तो वहां पर ये चीज हम लिख सकते हैं, बाकी 1 नंबर में ये लिखने की जरूरत नहीं है। केवल जो भी प्रमुख देवी देवता है उनके नाम यहाँ पे लिख देंगे, बस इतना बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, आगे कह रहा सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए, है ना। तो यहाँ पे आपको केवल एक अंतर लिखना है। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, बस इतना बहुत है। बाकी अगर एक पॉइंट और बढ़ा के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे जो व्यापार क्या था, अच्छी तरह से नियोजित शहरों के साथ व्यापार था। ठीक है, और शिल्प कौशल पर आधारित था। जबकि वैदिक सभ्यता में क्या था, कृषि पर थे, पशुपालन पर ये लोग, इनका व्यापार आधारित था। बस 1 नंबर के लिए इतना ही पर्याप्त है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे, तो सीधी सी बात, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी थी, महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो लिख देंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, बस हो गया इतना। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, है ना, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, और प्रथम तीर्थकर भी कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को ही माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं, हाँ ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा 2-3 लाइन का रहेगा लिखने वाला। उल्का पिंड जिन्हें क्षुद्रग्रह भी कहा जाता है ना, उल्का पिंड की जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किसकी, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे आकार में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जबकि कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, इससे वह वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण जलता हुआ प्रतीत होता है। जो उल्का पिंड होता है वो जलते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो क्या होता है, उनमें घर्षण होता है। घर्षण होता है, जब घर्षण होता है तो क्या ऊर्जा निकलती है, तो वो जलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को हरित ग्रह, हरा का मतलब क्या होता है कि जीवन है यहाँ पे, तो पृथ्वी पर जीवन वातावरण के कारण, इसके पृथ्वी के जीवन वातावरण के कारण, यही कारण है कि पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है ना। और वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण हरे रंग का दिखाई देती है। 24 नंबर कह रहा है सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो आप सबको पता होगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा जो महाद्वीप है कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, आपको वहां पर इतना ही लिखना है। ठीक, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है ना, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है, सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है, तो पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, किसमें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है, इतना लिख सकते हैं। और अगर और थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए क्या रहता है, यहाँ पर तापमान सबसे अधिक रहता है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर, है ना,
तो पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर काम करती है? पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। कौन कौन? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करती है, जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। मध्यवर्ती स्तर इसी को कहते हैं कौन सा? क्षेत्र पंचायत। इसका मुखिया कौन सा होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है। ठीक है। और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? जिला परिषद का गठन होता है, जिसका जो मुखिया होता है जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। नासा का पूरा नाम लिखिए। हमने पहले ही बताया था कि नासा की या तो स्थापना पूछी जाएगी 29 जुलाई 1958। नासा की स्थापना कब हुई थी? दोनों में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि नासा का पूरा नाम हमने बताया था, तो क्या नाम इसका है? नेशनल, नासा का पूरा नाम क्या रहेगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और एक इसकी एजेंसी है, ये अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? अच्छा, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? वर्ड से ही क्या पता चलता है? स्वशासन मतलब खुद का शासन, है ना, जनता द्वारा किया गया शासन, या जनता के द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा, जनता के बीच से ही चुने गए लोगों के द्वारा चलाया गया शासन ही क्या कहलाता है? स्वशासन कहलाता है ना। स्वशासन का अर्थ है किसी संगठन या समुदाय का स्वयं द्वारा शासन करना, है ना, इसमें बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप न्यूनतम या ना के बराबर हो, वह स्वशासन शक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, स्वयं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ही स्वशासन कहलाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा कीजिए दीजिए, है ना। राष्ट्रीय आय, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का आपका ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय होती है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव में कल आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर या मेयर कहा जाता है। बस, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे। आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने 30 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया और 30 नंबर में पूरे 30 मार्क्स हमें मिल गए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं 10 और नंबर हमको मिलेंगे 20। ठीक है ना? ठीक है, आप लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें अपने आप से विवेक के आधार पर क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है, उसी के आधार पर हमें वहां पे थ्योरी लिखनी रहेगी उन सब की। इतिहास लेख में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? तो सिक्के इतिहास लेख में और अभिलेख, इससे क्या होता है? तो हमें जानकारी मिलती है इसकी, इतिहास की, ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है ना। सिक्कों से प्राप्त जानकारी कि उस समय कौन शासन था, किस किस शासक का शासन था, कौन सा धर्म सबसे ज्यादा था, है ना। सिक्कों पर अक्सर शासक का नाम, कौन शासन था, उसकी उपाधियां क्या थी, चित्र अंकित होता था। कुछ सिक्कों पर शासन काल भी अंकित रहता था। सिक्कों का अध्ययन करके राजवंशों क्रम उनकी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता था। सिक्के की धात से उस समय की आर्थिक स्थिति, बिल्कुल आर्थिक स्थिति का पता चलता था। अगर चांदी का सिक्का चल रहा है, सोने का सिक्का चल रहा है, पीतल का सिक्का चल रहा है, तो सिंपल सी बात है उस टाइम की आर्थिक स्थिति जो रही होगी वो कहीं ना कहीं ठीक रही होगी। ठीक है, डिजाइन, सिक्कों की कला, डिजाइन से उस समय की कला और संस्कृति का पता चलता था, है ना। सिक्कों का अध्ययन करके व्यापारिक संबंधों का पता लगाया जा सकता था। ठीक है, फिर कह रहा है अभिलेखों से प्राप्त जानकारी, तो कह रहा है अभिलेख में क्या होते हैं, इसमें भी सेम वही चीज, शासक का नाम, उपाधि, कार्यों का वर्णन, है ना, और क्या है, धार्मिक विश्वास, प्रथाएं जो भी थी, और अभिलेखों से भाषा, लिपि और साहित्य संस्कृति का भी पता इससे चलता था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के औजारों में क्या अंतर थे? देखो, तो सिंपल सी बात है, जो पूरा पाषाण के काल के औजार थे वो कैसे थे? वो भद्दे टाइप के हुआ करते थे। भद्दे टाइप का मतलब जैसे ही, भद्दे टाइप का मतलब क्या हुआ है कि जैसे ही वो नेचुरली पाए जाते थे, प्रकृति में जो औजार जैसे ही पाए जाते थे उनका वो वैसे यूज करते थे। उन्हें देखने में लगा कि थोड़ा सा ये औजार नुकीला है ना, तो उसको क्या करते थे, शिकार के लिए उन औजारों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा उस औजार को मॉडिफाई कर लिया, उसमें धार, जैसे जो नुकीले होते थे, धार नहीं होती थी उनको धारदार बना लेते थे, नुकीले बना लेते थे। उसके बाद नव पाषाण काल में आने के बाद उन औजारों को एक
शेप दे दिया, है ना, एक बढ़िया आकार दे दिया। जैसे पत्थर के औजार होते थे उसमें क्या लकड़ी का डंडा लगा देते थे मारने के लिए, फेंक के भी मार सकते थे, हाथ में पकड़ करके भी मार सकते थे। दूसरी चीज क्या थी, जो हड्डियां होती थी, हड्डियों से नुकीले औजार बनाने लगे थे। तो ये कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे वो जैसे ही प्रकृति में पाए जाते थे उनका वैसे ही प्रयोग करते थे, और नव पाषाण काल में उनको धारदार बना लेते थे, उनको मॉडिफाई कर बना लेते थे, मॉडिफाई करके उन औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, बस इस करके और अच्छी तरीके से उनको बनाते थे। गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है? किसका गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि इसकी क्या है, ये बहुत विशाल है। दूसरी चीज, इसके निर्माण को लेकर के 4500 साल पहले बनवाया गया था। ठीक है, और रहस्य क्या है कि कह रहा है कि जो मिस्रवासी थे इतने बड़े बड़े पत्थरों को उन्होंने कैसे ढोया था, है ना, ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता को लेकर के, तो ये उसके पॉइंट रहेंगे अगर हम हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सिकंदर के आक्रमण पर भारत का क्या प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उससे क्या, एक तो आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। हमने आपको जो कीवर्ड बताए थे हर चीज के वही 4 होते हैं, तो देखा होगा आपने, राजनीतिक प्रभाव लिया दिखा गया है यहाँ पे, आर्थिक प्रभाव भी है और सामाजिक प्रभाव है और सांस्कृतिक प्रभाव भी है। ठीक है, तो राजनीतिक प्रभाव में पढ़ लेंगे क्या कह रहा है। भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, यूनानी संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा। ठीक है, आगे आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं। कई बदलाव आए, वाणिज्य में वृद्धि हुई, यूनानी मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। सामाजिक प्रभाव क्या हुआ, कई बदलाव आए, जाति व्यवस्था में बदलाव आए, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ। और सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ, है ना, भारतीय संस्कृति का मिश्रण हुआ, कला साहित्य और दर्शन में नए विचारों का उदय हुआ। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म की 3 मूल शिक्षाएं हैं, है ना, कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म। और क्या है, अष्टांगिक मार्ग हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारे 3 क्या है, त्रिरत्न दिए हुए हैं और अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। ये सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, असम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक शक्ति। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये आपको जरूर पढ़ लेने हैं, एग्जाम से पहले प्रिपेयर करके जाने, जरूर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र क्या होता है, किसी पृथ्वी की सतह या किसी भाग को पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। इसलिए किया जाता है किसी देश, किसी राज्य, किसी गांव की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है, उसकी सटीक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है, और क्या किया जाता है, रास्ताओं के लिए मैप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है मैप का प्रयोग किया जाता है। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आप सबको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान ले। जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन होता है? जिलाधिकारी होता है ना, जो आईएएस होता है कौन होता है? जिला प्रशासन का नेतृत्व जिलाधिकारी करता है। बिल्कुल, वह एक साथ जिले के उपायुक्त, डीसी, जिला मजिस्ट्रेट है, यही जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही होता है। ठीक है, और कलेक्टर होते हैं। जिलाधिकारी की मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? देखो तो जैसे अगर बात करें हम एजुकेशन को लेकर के, तो बेसिक एजुकेशन को लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना। माध्यमिक स्तर की शिक्षा को लेकर के डीआईएस जो होता है ना, डीआईएस होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक वो होता है। और विकास को लेकर के सीडीओ होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। और चिकित्सा के क्षेत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना। और अब बात करें तहसील क्षेत्र में राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उप जिलाधिकारी होता है। और जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है, जो एसपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके काम क्या होते हैं? तो मुखिया मेन यही होता है, राजस्व की भी इसकी जिम्मेदारी रहती है, आपदा राहत की, चुनाव की, कानून की, है ना, इस तरीके की सारी जो व्यवस्थाएं हैं। दूसरी चीज, सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की ही होती है। बाकी कानून व्यवस्था, सुरक्षा, इस सब की जिम्मेदारी किसकी रहती है? जिलाधिकारी की रहती है। सड़क दुर्घटना से बचाव के 4 नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यातायात के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, वाहन की नियमित जांच कराते रहना चाहिए, और क्या क्या सावधानी बरतनी है। सड़क सुरक्षा का उपकरणों का प्रयोग, इसमें लग सकते हैं कि सीट बेल्ट लगा करके चलना चाहिए, हेलमेट लगा करके चलना चाहिए, निर्धारित गति में चलना चाहिए, है ना, ओवरटेक करने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों से सावधान रहना चाहिए, सड़क पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोन पर बात नहीं करनी चाहिए,
शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बहुत सारे आपके यातायात सड़क दुर्घटना से बचाव के कारण। अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं? किसकी? अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है ना? इसमें क्या किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को लेकर के कितना प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, कितना उसका वितरण कर रहे हैं, विनिमय, विनिमय क्या मतलब बेच रहे हैं, है ना? और उपयोग का अध्ययन करती है, ठीक है, उपयोग का अध्ययन करती है। और अर्थशास्त्र से ही पता चलता है कि हमारे देश को आयात निर्यात में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी अर्थशास्त्र से ही मिलती है। मानचित्र क्या होता है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे। जिले का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी हो गया है। सड़क दुर्घटना, ये भी हो गया है। अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं? विज्ञान की भाषा का अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, ये भी हम इस पर चर्चा कर लेंगे, है ना? इसको लिखेंगे। और कर्क रेखा, मकर रेखा से आप क्या समझते हैं? तो कर्क रेखा पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ 23.5 डिग्री रखते हैं, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। एक काल्पनिक रेखा या ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है ना? और मकर रेखा की बात करेंगे, मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जो अक्षांश रहेगा वो दोनों का बराबर रहने वाला है। वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना? ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये भी खींची गई है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी 40 क्वेश्चन की, तो क्लास हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। आज की जो क्लास थी हम लोगों की 40 क्वेश्चन की, 2019 का पेपर था, वो पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना, तो पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अदरवाइज हमारा हेल्पलाइन नंबर इस पर दिया गया हुआ है, उसके माध्यम से आप बता सकते हैं। तो ये हमारी इस टाइम सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद में आपको थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।